गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। B.Ed सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा विषय है गणित शिक्षण शास्त्र, मैथमेटिक्स के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। गणित में हमारा प्रथम यूनिट चल रहा था पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें, जिसमें हमने पाठ्यक्रम की परिभाषाएं, मनोवैज्ञानिक द्वारा उनका विश्लेषण, फिर पाठ्यक्रम के दोष, ठीक है, पाठ्यक्रम के वर्गीकरण, सोपान आदि का अध्ययन किया था, ठीक है। और पिछली कक्षाओं में हमने क्या अध्ययन किया था? पाठ्यक्रम के सिद्धांत, ठीक है। उन सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था कि किन किन सिद्धांतों पर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और किन किन सिद्धांतों को हमें पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये सिद्धांत अगर पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व है तो ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इन सिद्धांतों से हमें ये फ़ायदा था कि पाठ्यक्रम में जो भी व्यवस्थित चीज़ें पढ़ाई जाती है, ये पाठ्यक्रम में गणित पाठ्यक्रम में जो भी विषय डाले जाते हैं उनका अध्ययन बालकों में आसानी से हो सके, ठीक है। आज हमारा नया टॉपिक है कि गणित पाठ्यक्रम का संगठन मतलब बनाना, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने में, गणित पाठ्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में, संगठन बनाने में कौन कौन सी विधियाँ इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें दो विधियाँ इस्तेमाल करेंगे। प्रकरण का नाम रहेगा पाठ्यक्रम, गणित के पाठ्यक्रम संगठन की विधियाँ, जिसमें हम दो तरह की विधियाँ पढ़ेंगे। प्रथम विधि है उप विषय या सकेंद्रीय विधि, ठीक है। उप विषय पढ़ेंगे, उप विषय और सकेंद्रीय विधि, यानी टॉपिकल और कंसेंट्रिक मेथड, ठीक है। दूसरी है आयोजित एक प्रासंगिक विधि, ठीक है। तो दो तरह की विधि होगी। उप विषय विधि, जिसको सकेंद्रीय विधि भी बोलते हैं, ये अलग भी ले सकते हैं। सकेंद्रीय विधि को हम अलग तौर पर देखेंगे, इसको सकेंद्रीय विधि को भी। और दूसरी है अपनी आयोजित विधि, ठीक है। दोनों विधियाँ अलग अलग है, दोनों विधियों के काम अलग अलग है, दोनों विधियों के गुण और दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं क्या ये विधियाँ किस तरह काम कर रही है। तो प्रथम हम देखेंगे इसको ऑर्गेनाइज को थोड़ा मिटा देता हूँ। फिर हम देखेंगे उप विषय विधि। उप विषय विधि में क्या होता है कि एक ही कक्षा स्तर पर सर्वप्रथम तो डिसाइड करेंगे कि बालक का मानसिक स्तर कैसा है, बालक के मानसिक स्तर, फिर आयु स्तर, फिर कक्षा के स्तर, ठीक है। छोटों बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग और किशोरों के लिए अलग विधि अपनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों के मानसिक एवं आयु वर्ग को अलग अलग विभिन्नताओं में बांटकर कुछ उप विषय डिसाइड किए जाते हैं। उप विषय का अर्थ क्या होता है कि उप विषय पूर्णतः कक्षा के ही विषय होंगे, ठीक है। उनका अगली कक्षा या अगले जो सेशन होगा या अगला जो पीरियड होगा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब एक ही कक्ष में विषय को उप विषय में बांटकर अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है और वह उप विषय उसी कक्षा के दौरान खत्म हो जाते हैं या उसी सेशन के द्वारा खत्म हो जाते हैं। वह अगले सेशन में उनको अध्ययन नहीं करवाया जाता है। तो ज़्यादातर ये विधि कहाँ उपयोगी होगी? बड़ी कक्षाओं में, जैसे उच्च माध्यमिक स्तर पर। जैसे उच्च माध्यमिक स्तर पर हम देखते हैं कि 11th का जो पोर्शन है, 11th में जो भी साइंस या गणित के जो लेसन हमें पढ़ाए जाते हैं वो हमें वापस 12th में रिवीजन उनका या रिवीजन के तौर पर उनको नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसका यही उद्देश्य होता है, उसमें यही उप विषय विधि लागू होती है कि आप 11th में जैसे कि साइंस में या गणित में देखें तो कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो वापस उसका यूज़ तो आएगा, लेकिन वो वापस आपको 12th में या 12वीं में अध्ययन नहीं करवाया जाएगा। तो ये विधि होती है उप विषय विधि। एक लिमिटेड कक्षा में प्रकरण को उप विषय में बांट दिया जाता है, पॉइंटों में बांट दिया जाता है और वह विधि कक्षा में ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे हाई स्कूल कक्षा में यदि द्रव्य नियम पढ़ाया जाता है तो द्रव्य नियम के सिद्धांत उसी प्रकरण से प्रारंभ होते हैं और उसी प्रकरण पर समाप्त हो जाते हैं। उसमें सरल और जटिलता की पूरा विवरण दिया जाता है, ठीक है। तो इसके क्या गुण रहेंगे, उप विषय के गुण क्या रहेंगे, इसका फायदा क्या होगा? ऐसे एक कक्षा में विषय को बांटने का उप विषय में फ़ायदा ये होगा कि उच्च कक्षा के बालक हो गए, बच्चों का मानसिक विकास करने में अत्यधिक उपयोगी है। जो उच्च कक्षा के, ना कि निम्न कक्षा के। निम्न कक्षा का बालकों में अक्सर क्या होता है कि मानसिक विकास इतना उनका हो नहीं पाता है कि उप विषय को भी याद रखे, फिर प्रकरण को भी याद रखे, फिर विषय को भी याद रखे। तो इतना उनका मानसिक स्तर नहीं होता, उनको एक बेसिक स्तर से पढ़ाया जाता है। तो ये बेसिक किसके लिए है? उच्च कक्षाओं के लिए, ठीक है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, मानसिक विकास के लिए
मानसिक विकास के लिए उपयोगी होगी। छोटे बच्चों के लिए नहीं होगी तो गुण और दोष दोनों साथ साथ लेते हैं। गुण क्या होगा तो उच्च कक्षाओं के लिए होगी और दोष इसका यही रहेगा कि निम्न स्तर के बालकों के लिए ये नहीं होती, निम्न कक्षाओं के लिए ये उपयोगी साबित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा कि लंबे समय तक उप विषय पढ़ाते हैं, लंबे समय तक उप विषय का ज्ञान हो जाता है। लंबे समय तक हम अगर उप विषय पढ़ा रहे हैं कक्ष के दौरान या सेशन के दौरान, तो उसका पूरा बालक का केंद्र कहाँ रहेगा? उप विषय पर रहेगा कि हमने ये पढ़ा, चलो सिद्धांत पढ़ते हैं तो जैसे हम भी अगर पढ़ते हैं तो उप विषय विषय आपको भी पढ़ाया जाता है, तो उप विषय विषय विधि द्वारा ही पाठ्यक्रम करवाया जाता है। पहले पाठ्यक्रम परिभाषा करेंगे, फिर सिद्धांत कराएंगे, फिर दोष करेंगे, कमियाँ करेंगे, फिर मेथड्स कराएंगे, फिर शिक्षण विधियों पर जाएंगे। तो ये क्या है? ये उप विषय विधि है। एक ही प्रकरण को, एक ही यूनिट को अपन ने सब डिवीजन में कर दिया ताकि बच्चा का पूरा फोकस वही रहे। जैसे हम पढ़ रहे हैं आज संगठन की विधियाँ, तो आपका पूरा फोकस है संगठन की विधियों पर, ना कि पाठ्यक्रम के पिछले जो पढ़ाया गया। तो यहाँ ये सेशन यही समाप्त होगा, अगले में अगला आएगा। ठीक है, तो ये होती है उप विषय विधि। ठीक है, तो बालक का पूरा केंद्र कहाँ रहेगा? उप विषय पर रहेगा, जिससे उसका उप विषय पर ध्यान अधिक रहेगा, उसका विकास अच्छी तरह वो सीख पाएंगे। नेक्स्ट है कि इस विधि द्वारा विद्यार्थी में मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। ठीक है, मानसिक शक्तियों वो एक एक स्टेप में पढ़ेंगे तो मानसिक शक्तियों का विकास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि इसमें जो जटिल समस्याओं को एक निश्चित समय अवधि में पूरी तरह से समझ लेते हैं। जितनी भी जटिल समस्या आती है, जटिल समस्याओं को निश्चित समय में समझ लेते हैं, निश्चित समय में समझ लेते हैं। एक पर्टिकुलर समय दिया जाता है, एक प्रोग्राम 40 मिनट का होता है। जब सिद्धांत पढ़ाए तो एक ही रूप से लेंगे, फिर उसी को ही उसकी जितनी जटिलता है और सरलता है उनको एक ही प्रकरण में समझा दिया जाएगा, तो वो क्या पूरी तरह समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा पर्याप्त मात्रा में उप विषय के प्रश्नों को निकालने का अभ्यास हो जाता है, जो आगे चलकर बालकों को लाभदायक सिद्ध होता है। जैसे कि हमने पढ़े थे पाठ्यक्रम के सिद्धांत, तो एक ही लेसन, एक ही प्रकरण या 2 क्लास में हमने पढ़ा है, एक ही टॉपिक लिया पाठ्यक्रम का सिद्धांत, पीरियड तो पूरा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक है उसका एक भाग लिया पाठ्यक्रम का सिद्धांत, तो उसके प्रश्न हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरे पाठ्यक्रम से हमें कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ आज का सिद्धांत पढ़ा, उप विषय था हमारा सिद्धांत, तो सिद्धांत में हम उनके प्रश्न आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए गुण। अब बाकी कमियाँ या दोष भी तो होगी, कुछ इसकी नेगेटिविटी भी होगी, पॉजिटिव बात हमने कर ली। अब है नेगेटिविटी। नेगेटिव क्या होगा, मतलब दोष क्या होगा? दोष ये रहेगा कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि बालक इतना विकसित नहीं हो पाता है कि वो उप विषयों पर ध्यान रखे, फिर इकाई पे ध्यान दें। तो आप छोटी कक्षाओं में जब पाठ्यपुस्तकें उनकी देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही इकाई देगी। जैसे इकाई है जोड़, तो सिर्फ जोड़ दे रखी होगी, फिर ये बाकी ये गुणा भाग ऐसे इकाई में बांट रखे होते हैं और एक ही इकाई में एक ही चीज़ का अध्ययन करते हैं, उनमें सब डिवीजन नहीं देते। फिर जोड़ में अगर 2 अंकों का है तो 2 अंकों को समझाएंगे, ना कि 3 में बांटेंगे, 4 में बांटेंगे, 5 में बांटेंगे, ना स्थानीय मान ऐसा कुछ उसमें डालेंगे। ठीक है, पर हम जब बड़ी क्लासों में जाते हैं तो बड़ी क्लासों में हम देखते हैं कि हमें सब डिवीजन में कई चीज़ें डिवीजन करने को मिलती है। जैसे गणित है, लाभ-हानि, तो लाभ-हानि में हम देखो उसमें कमीशन का भी पढ़ते हैं, बट्टे का भी पढ़ते हैं, फिर लाभ परसेंटेज को भी उसमें पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग डिवीजन होते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है लगातार काफ़ी लंबे समय तक एक ही विषय के प्रश्न निकालते बालक को विषय के प्रति रुचि कम हो जाती है। ये भी इसका ड्रॉबैक है। अगर आपको एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है बार बार और आप उसी के प्रश्न करते जा रहे हो तो एक बोरियत फील हो जाती है कि यार नेक्स्ट में क्या होगा। ठीक है, तो बड़े बच्चों के लिए भी एक इसका क्या दोष है। नेक्स्ट है कि इस विधि में अत्यधिक समय लगता है। समय तो लगेगा क्योंकि पार्ट में डिवाइड करेंगे, पाठ्यक्रम लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक यूनिट पूरी नहीं होती है, तो एक अत्यधिक समय का भी एक दोष है। ठीक है, नेक्स्ट है इस विधि में विभिन्न विषयों के प्रकरण से सहसंबंध नहीं होता। ठीक है, विभिन्न विषयों के प्रकरण से सहसंबंध नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यह विधि बालक को एक मशीन बनाकर चलती है, मतलब एक मैकेनिज्म है कि पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो फिर ये पढ़ो, तो एक मशीन की तरह बालक कार्य करने लग जाता है। तो ये भी इसका दोष है। इस विधि में सरल से जटिल और के आधार पर संगठित नहीं किया जा सकता। इस विधि में क्या होगा, सरल से जटिल के आधार पर संगठन नहीं होगा। जैसे जैसे विषय आया उसको पढ़ो,
अगर वो सरल भी है तो भी पढ़ लो पहले, अगर वो जटिल है तो भी पढ़ लो पहले, ठीक है। तो इसमें ऐसा डिवीज़न नहीं होता है, इस कारण ये इसके दोष होते हैं, ठीक है। तो ये विधि कौन उपविश्य विधि आ जाता है पढ़ने। इसमें ही एक सब टॉपिक आता है सकेंद्र विधि, इसको भी थोड़ा व्यवस्थित अलग ढंग से हम देख लेते हैं। सकेंद्र विधि में क्या होगा, इस विधि में किसी उप विषय को किसी कक्षा विशेष में पढ़ाकर उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। बल्कि बालकों के आयु व मानसिक स्तर के अनुकूल उप विषय के केवल उतने ही कठिन प्रश्न कराए जाते हैं जिन्हें बालक आसानी से समझ सके, ठीक है। इसके लिए मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उन प्रश्नों का क्रम सरल से कठिन की ओर रखा जाता है। मतलब उसके जो दोस्त थे ना उप विषय के, वो उसने सकेंद्र विधि में थोड़े थोड़े हल कर दिए, इसको थोड़ा ईजी बनाने के लिए, ठीक है। इसके गुण क्या रहेंगे सकेंद्र विधि में कि सरल से जटिल आ गया, इसमें जो उसका दोस्त था वो उसको दूर कर दिया। फिर उप विषय को साथ साथ पढ़ाएंगे तो बालक साथ साथ सहसंबंध भी करना सीख जाएगा, तो उसका दोस्त भी आ गया। फिर प्रश्नों को कठिनाई स्तर के मानसिक स्तर से कठिनाई का स्तर भी हमने डिवाइड कर दिया, तो वो चीज़ भी आ गई। फिर दोहराने के लिए अवसर भी प्रदान कर दिया, इन सब चीज़ों को दोहराने के लिए भी हमने सकेंद्र विधि में अवसर प्रदान कर दिया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आती है। तो मतलब कि सकेंद्र विधि और दोनों लगभग सेम ही है। उप विषय के जो दोस्त थे उसमें थोड़े हल करके सकेंद्र विधि को इसमें स्थापित किया। दोनों विधि एक ही है, एक ही कक्ष में एक ही प्रक्रम को, एक ही सब विषय को आपस में बांटेंगे, उनको डिविजन करेंगे और उनका व्यवस्थित ज्ञान अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आयोजित और प्रासंगिक विधि क्या होती है, ठीक है। आयोजन कैसे करेंगे और प्रासंगिक विधि के दोष और गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।